मालूम हो कि अरे भाई साहब हेलो, अरे कैमरे वाले पीछे भाई। अरे अरे क्या यश, हेलो यश पीछे आ जा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि भवन पहुंचे हैं, पंत कृषि भवन में, और जहां पर महादेव सिंह खंडेला पदभार ग्रहण करेंगे किसान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर। अरे आगे हट जाओ यार। और ये दूसरा मौका है जब सीएम राजनीतिक नियुक्तियों में किसी पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे। इससे पहले धर्मेंद्र राठौड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। आज यहां पर कई मंत्रियों की मौजूदगी में और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में महादेव सिंह खंडेला पदभार ग्रहण कर रहे हैं। पंत कृषि भवन की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल महादेव सिंह खंडेला उस वक्त में सरकार के साथ खड़े थे, अशोक गहलोत के साथ खड़े थे जब कांग्रेस में सत्ता में क्राइसिस आया, और इसी दौरान निर्दलीय विधायक के तौर पर उन्होंने गहलोत सरकार का साथ दिया और उनके साथ खड़े रहे। अपने आप में उनका काफी अहम योगदान, और इस दौरान उन्होंने कहा भी कि वे हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े हैं। सचिव महोदय से अनुरोध रहेगा कि आप कृषि मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। आयुक्त कृषि महोदय से अनुरोध, आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जी जूली साहब का पुष्पगुच्छ भेंट स्वागत करेंगे। अरे ऊपर मत उठो यार, 20 से लो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप अध्यक्ष किसान आयोग महादेव सिंह जी खंडेला साहब को पुष्पगुच्छ भेंट स्वागत करें। अरे फोटोग्राफ हट जाओ आगे से यार। अरे पदम जी, आपसे पुनः अनुरोध रहेगा सर कि उपाध्यक्ष दीपचंद जी खैरिया साहब का पुष्पगुच्छ भेंट करें। कैसे कर दिया माननीय कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध, आप अध्यक्ष किसान आयोग का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। अरे पदम जी यार सारे आगे आ गए। कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध, आप उपाध्यक्ष किसान आयोग का भी पुष्पगुच्छ भेंट स्वागत करें। कैमरा ऊपर भाई साहब का हो गया, पीछे आ जाओ, मास्टर नहीं बन रहा हमारा भी। किसान आयोग के अध्यक्ष जो आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं, अरे हट जा यश। सम्मानित महादेव सिंह, यश बाहर आ जा। बाहर पीछे आ जा। जनप्रतिनिधिगण, किसान आयोग को किसान आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पंत कृषि भवन से सीधी तस्वीरें, जहां पर कुछ ही देर में वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। किसानों की सुध लेने के लिए, किसानों की बहबूदी के लिए सम्मान्य खंडेला साहब और खैरिया साहब को जो सम्मान आपने दिया है, उसके लिए राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान वर्ग आपका बहुत बहुत आभारी है। मंत्री टीकाराम जी जूली जी भी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मुख्यमंत्री महोदय को पंजाब जाना है। मैं आशीर्वचन के लिए सम्मानित गहलोत साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद आशीष भाई माइक ऑन करें। जूली साहब और किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह जी, उपाध्यक्ष आदरणीय दीपचंद खैरिया जी और तमाम उपस्थित हमारे साथ।
वैसे तो ये पहली परंपरा चल रही है कि इस बार जो आयोग बन रहे हैं उसके ज्वाइनिंग के अंदर भी हमें आने का सौभाग्य ये नई परंपरा शुरू हुई है और मैं समझता हूँ कि आकर के आप सबको या देख करके आपके उत्साह को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी बहाने कम से कम कृषि मंत्रालय में आना, आप सबसे मिलना कई अवसर मिल जाता है। और जैसा भी कृषि मंत्री जी ने कहा आयोग बनाने का उद्देश्य क्या है, और मैं उम्मीद करता हूँ महादेव सिंह जी बहुत बड़ी नेता है, 6-7 बार तो रहे मिले और मेंबर पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्री अनुभवी हैं और इनके साथ ही हमारे आदरणीय दीपक खैरिया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो दोनों और पूरी कमेटी बनेगी, सब मिलकर के मैं समझता हूँ आयोग वो सलाह देगा सरकार को और मुझे भी कि हम लोग कृषि के क्षेत्र में और क्या कर सकते हैं। ये कृषि का क्षेत्र इतना बड़ा है जिसके बारे में कई तरह के चर्चाएं तो शुरू से होती रहती है कि अन्नदाता में रहे किसान, बगैर खेती के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता, सब बातें करते हैं। तो उसमें आ गया कि एक तक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 22 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे और अभी तक शायद वो पूरी तरह हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। हम लोग भी चाहेंगे कि आमदनी कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो किसान, और इसीलिए सरकार ने कई योजनाएं लगातार लागू की जा रही है। इसमें आप लोग तो भागीदार रहते हैं क्योंकि आप तो यहाँ विभाग में काम भी करते हैं। अभी हमने पहली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश करने का और उसी में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 23 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि एक पहला प्रयास अच्छा शुरुआत हो रही है, कुछ कमी भी रह सकती है उसके अंदर, पर जब आप लोग सुधार आएंगे तो अगली बार और सुधार परफेक्ट कुछ नहीं होता है, लगातार सुधार की गुंजाइश रहती है। लगातार सीखने की गुंजाइश रहती है, कोई हम नहीं रखे, सीखते जाए जिंदगी भर वो ज्यादा सुखी रहता है। उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि हमने शुरुआत हालांकि मैंने शुरुआत ही नहीं करने की कोशिश करी, अलग बिजली कंपनी बने, उसमें अभी थोड़ी तकलीफ आ रही है क्योंकि वो बड़ा काम भी है, सब्जी है, सारा ट्रांसमिट सिस्टम और कैसे उसको अलग करें, क्या करें, पर वो तो कोई बात नहीं, अभी काम चल रहा है। और ये जो हमने कदम उठाया है अलग बजट पेश करने का, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उसके लिए खेतों में कैसे फूड प्रोसेसिंग निकल जाए, उसके लिए सब छूट दे दी गई है। कन्वर्जन वगैरह के बहुत 1-1 करोड़ रुपए तक के अनुदान है, आप सबको मालूम है क्या शादी होंगे। मेरी कहने का मतलब ये शॉर्ट में कि एक से एक बढ़ के हम लोग योजना ला रहे हैं किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए। पिछली बार जब नारायण सिंह जी बने थे अध्यक्ष इसी आयोग के, तब इजराइल गया था ये डेलीगेशन, किसानों को लेकर गया था। मैं भी बाद में गया था, मुझे मालूम है कि वास्तव में वहां पर कितना एक माहौल बन गया इजराइल में। वो भी हमारी तरह रेगिस्तान इलाके थे, पर आज वहां पर खेती के लिए विश्व के अंदर पहचान बन गई उनकी। हम भी चाहेंगे हमारे किसानों को लाभ मिले, कैसे ड्रिप इरिगेशन में, कैसे स्प्रिंकल में, कैसे फर्टिलाइजर मिक्स करके कैसे इरिगेशन करे, कई तरह की नई तकनीकी वहां देखने को मिली। राजस्थान में बहुत गुंजाइश है क्योंकि रेगिस्तान और अकाल सूखे पड़ते रहे आज तक, और उसमें हमारे सदियों से लोग तकलीफ में रहे हैं। अकाल सूखे में क्या मार होती थी, पहले ज्यादा पड़ती थी। पश्चिमी राजस्थान में तो और हालत खराब थी, सड़कें भी नहीं थी उस वक्त। पर अब धीरे धीरे मानसून का मिजाज बदल गया है, धीरे धीरे मशीन आ गई ट्यूबवेल की और हैंडपंप की, तो आज पानी सिंचाई के लिए भी कोई न कोई तरीके से उपलब्ध रहता है। फिर भी डायरेक्ट ड्रोन रहते हैं, तो किसानों के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। अकाल सूखे में
उसके लिए चारा मवेशी के लिए वो भी चैलेंज होता था। रोजगार के लिए मजदूरी मांगते थे लोग, मजदूरी में जाते थे। फिर नरेगा आ गया। ये तो यूपीए गवर्नमेंट, जब हमारे कटारिया साहब मंत्री थे केंद्र में, उस वक्त में महादेव सिंह जी थे, उस वक्त में जो यूपीए गवर्नमेंट ने कदम उठाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, कि कानून बना के अधिकार देने के युग की शुरुआत करें, युग की शुरुआत करें। आजादी के बाद पहली बार कानून बना के सूचना का अधिकार दिया, जो विश्व के अंदर बहुत ज्यादा उसकी पहचान बनी। खाद्य सामग्री का अधिकार दिया, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल। आप कल्पना करते तो गरीबों के लिए वो वरदान साबित हुआ। राइट टू एजुकेशन दिया, शिक्षा का अधिकार, उसमें गरीबों के बच्चे भी अच्छी स्कूल में जा सकते हैं। हालांकि अभी हमने खुद ने ही, अभी जब गोविंद दोतारा जी थे शिक्षा मंत्री, तब हमने इंग्लिश स्कूल शुरू किए। इंग्लिश स्कूल शुरू करने के कदम बहुत क्रांतिकारी कदम है ये, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में और मोबाइल और इंटरनेट का युग आ गया, कंप्यूटर का। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से हम जुड़े हुए हैं। जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, आईटी का कोर्स कर लेते हैं, उनकी तनख्वाहें 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ ज्यादा होती है। तो जमाना बदल गया है। और हमारे राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर बच्चे जो है, जब इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो बड़े होकर के तकलीफ होती है। जैसे मैं खुद बचपन से अंग्रेजी का विरोधी रहा, कल ही मैंने उसमें कहा था, क्योंकि पहले एक जमाना था जब दक्षिण के अंदर हिंदी का विरोध होता था। हम पढ़ते थे, यहाँ के छात्र होते थे, हम लोग वो विरोध करते थे अंग्रेजी का। वो बोर्ड जला देते थे, वो लिखा होता था हिंदी का दक्षिण के अंदर, विशेष रूप से तमिलनाडु के अंदर। हम लोग यहाँ वापस, हम लोग मतलब उस वक्त में उत्तर भारत के बच्चे छात्र इस प्रकार से। तो हमने कहा अंग्रेजी क्या काम आएगी, तो हमारी भी हैबिट नहीं पड़ी कि अंग्रेजी बोलो, बातचीत करो ढंग से। तुक्का लगा के बात कर लो, खाली में तुक्केबाजी करके काम चलाओ। अब जो ये काम किया है, अंग्रेजी स्कूलें खुलने लग गई है गांव के अंदर। आप देखेंगे 10-15 साल के बाद में राजस्थान का वो क्रांतिकारी फर्क पड़ेगा कॉन्फिडेंस के अंदर, मानव संसाधन के अंदर। हमारे बच्चे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, बातचीत करेंगे। बचपन से जब प्री प्राइमरी में हम शुरू कर रहे हैं, तो आप कल्पना करो, प्री प्राइमरी शुरू हो रही है, प्राइमरी शुरू हो चुकी है, संख्या बढ़े जा रही है। वो बच्चे बचपन से ही 2, 3, 4, 5 साल की उम्र में जब इंग्लिश बोलना सीखेंगे, तो उनकी जबान पे इंग्लिश भी आएगी, हिंदी तो आएगी। तो वो बच्चे कहीं जाओ दुनिया में, देश में, तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ में अपना जो उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग जो बैठे हो, जो सब जुड़े हुए हो इस विभाग से, जिनका वास्ता पड़ता है किसानों से भी और किसानी से भी और सबसे। और एक लास्ट बात, एक जो नरेगा शुरू किया गया, मैंने अकाल की बात की आपसे, उसमें मैं खुद 20 साल तक मेंबर पार्लियामेंट जब रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, तो मैं गांव-गांव में जाता था। मुझे मालूम है क्या स्थिति थी 40 साल पहले। अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि नरेगा कानून बना के अधिकार दे दिया, कम से कम 100 दिन के रोजगार मांगो तो मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा तो घर बैठे हुए पैसा मिलेगा। वो बात अलग है, किसानों को मालूम ही नहीं इन बातों का। कई लैंडलेस लेबर को मालूम होता ही नहीं कि वास्तव में ये भी है कि आप अगर काम मांगा, आपने नहीं मिला, तो आपको घर बैठे पैसा मिलेगा, परंतु मालूम नहीं रहता कई बार। पर नरेगा जो स्कीम आई है, ये शानदार स्कीम इतनी है, आज अकाल में जो अकाल पड़ भी जाए तो लोगों को चिंता की लकीरें चेहरे पे नहीं आती है, क्योंकि उसको मालूम मिलेगा रोजगार मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हम किसानों के लिए इतनी स्कीमें लेके आ रहे हैं। हम दुग्ध उत्पादक है, उसको 2 रुपये लीटर हमने दिया, सब्सिडी दी थी पिछली बार जब सरकार हमारी थी, तब से दिया शुरू किया। तो सरकार बदली तो बंद हो गया, वापस हमने शुरू किया। तो ये तमाम जो हमने कदम उठाए, उसमें मैं तो चाहूंगा कि अगर आप हमारे अध्यक्ष जी किसान आयोग के और उपाध्यक्ष जी, अभी तो 23 को आ रही है, बजट आ रहा है, उसके पहले कुछ सुझाव देना चाहें तो ये दोनों अनुभवी है, आपसे बात भी कर सकते हैं। आप पर बात करके मैं समझता हूँ कोई सुझाव देना हो, कृषि मंत्री जी तो क्या देते ही रहे हैं, इनको तो विशेष रूप से मैंने कहलवाया कि भाई आप विभाग की तरफ से और कुछ बात कहना चाहते हैं मुझे तो बताइएगा। मैं चाहूंगा जो चाहो, जो मांगो मांग लो, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा आपके सामने। जिंदाबाद।
यही बात कहता मैं। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम,